अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। जल्दी से एक बात कर जाऊं जिस पे हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, बस जब शहर ना सेटअप होना लंबी लंबी बिल्डिंग्स का, तो फिर ना बनाया करें, क्योंकि कल एक आग लगी है, बहुत बुरी आग लगी है कराची में, और फायर ब्रिगेड्स की जो सीढ़ी थी वो सेकंड फ्लोर से ऊपर तक नहीं जा सकती थी। ये बात तो हम कितनी बार हम ये याद दिला चुके हैं कि व्हाट्स द यूज ऑफ दीज हाई राइजेस when we cannot even अच्छा जी, एक तो आग ये है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, और एक आग वो है जो खुदा न खास्ता इस मुल्क में लगाने की कोशिश की जा रही है। और जब कोई भी लीडर होता है, कोई भी रहनुमा होता है, तो उससे कौम की तवक्को ये होनी चाहिए कि वो कौम को जोड़ने की बातें करें, तकसीम की बात ना करे, साथ रहने की बात करे, यकजहती, इत्तेहाद, यगानगत की बात करे, कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखने की बात करे, जलती पर तेल छिड़कने का काम ना करें उसके बयानात। यही लीडर होता है, और यही लीडर कौमों को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी लोगों को यूनाइट करें, डिवाइड ना करें। हर स्टेटमेंट आपकी लोगों को ना इस वजह से दी जाए कि लोगों में तफरीक पैदा हो। अच्छा जी, हुआ क्या? इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया। अब उसको बारहा ये कह दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त को, उसको जोड़ तोड़ कर पेश किया जा रहा है। इस एक सवाल और इसके जवाब को ना कहीं से जोड़ा गया है, ना कहीं से तोड़ा गया है। ये हम आपको सुनवाएंगे भी, लेकिन इसका लुब्बे लुबाब और इसका खुलासा ये है कि इमरान खान साहब ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट से बिलखुसूस कि अगर उन्हें वज़ीर आज़म ना बनाया गया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बॉटम लाइन यही है वैसे, बिल्कुल। मतलब बाकी बड़े नुआंसेस हैं उसमें जिस पे हम अभी बात करेंगे, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि अगर मुझे ना दिया ना मुल्क, तो बेड़ा गर्क, बस ये खत्म होने वाला है ना, ओनली वन। तो इस किस्म की स्टेटमेंट जो होती है वो किसी ऐसे रहनुमा से आ रही हो, लीडर से आ रही हो, या किसी तरफ से भी आ रही हो, कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्कूल भी हो, अदारा हो, कुछ भी हो, अगर उसका जो सरबरा या जो हेड है वो लड़ रहा हो कि भाई मुझे ही रखना है, वरना तो इसका कोई चांस नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो इंसान क्या समझे? ये बिल्कुल वही बात है कि हैंड ओवर द कीज टू मी और आई विल बर्न इट्स माय वे और द हाईवे। ये भी बड़े, इस पे वैसे गाने भी लिखे गए हैं, इस चीज पे बड़े मुहावरे भी हैं, इट्स माय वे और द हाईवे। लेकिन पता है क्या, बहुत से लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि इस पे मातम किया जा रहा है, इसमें हम सफ़े मातम बिछाए बैठे हैं, इसमें हम बरमला आपसे इजहार कर रहे हैं कि हम इस पे नोहा कुना हैं, हम इस पे अफसरदा हैं, हम इस पे गमगीन हैं, हम इस पे रंजीदा हैं। क्योंकि क्या ही कीजिए कि हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बात कर रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि अगर उन्हें दोबारा से पे गौर कीजिएगा, उन्हें दोबारा से कुर्सी पर ना बिठाया गया जिस तरह उन्हें पहले लाया गया था, तो पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा। पाकिस्तान के खुदा न खास्ता बंधन, इसके न्यूक्लियर हथियार भी ले लिए जाएंगे, दिवालिया तो ये होगा ही। सिनारियो जितना आप वर्स्ट इमेजिन कर सकते हैं ना, वो उन्होंने सब कुछ कह दिया कि ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, फिर हमें अपने न्यूक्लियर आर्म्स गिव अप करने पड़ेंगे, उसके बाद मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, बाय द वे, टुकड़ों से याद आया, तो ये पाकिस्तान को बचा लेंगे, जैसा कि 3.5 साल में कह रहे थे। यह बात यहाँ से उन्होंने शुरू की कि ये जैसे नए हुक्मरान आए तो रुपए की कदर जो है वो गिरना शुरू हो गई। तो सर, आपके दौरे हुकूमत में तारीख में सबसे ज्यादा रुपए की कदर गिरी है, और आपके लिए गए पॉलिटिकल फैसलों की वजह से IMF का हमारा प्रोग्राम इधर उधर हुआ, और जिसकी सब्सिडी की वजह से, अरबों खरबों की सब्सिडी की वजह से इस हुकूमत ने भी लेट डिसीजन लिए, क्योंकि आपका प्रेशर है और आपने वो एक गलत पॉलिटिकल फैसला किया था जिसकी वजह से पाकिस्तान एक्चुअली डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बीच में लेना, आपकी वजह से हमारी खारजा पॉलिसी जो है इस वक्त वो तितर बितर हुई है, और में पड़ी हुई है। आप मुल्क की ये कि ये ना हुआ तो टूट जाएगा, ये वो, मतलब आप ये बोल भी कैसे सकते हैं? हाउ कैन यू इवन अटर सच वर्ड्स? और मैं एक जरा आपको याद दिला दूंगी कायदे आज़म ने क्या फरमाया था, जिस पे हम अटल हैं और जिस पे हमारी हर चीज उसी पे बेस करती है। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। खान साहब, मतलब इसको बार बार अपने दिमाग में एक मंत्रा डाल के इसको दोहराएं, क्योंकि आपको तो आपकी बातों से लगता है कि कुछ या तिनका भी इधर से उधर हुआ तो पाकिस्तान टूटने वाला है। मतलब आप इतना पैनिक क्यों फैला रहे हैं इस किस्म की बातें और आप इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखा रहे हैं? मतलब अगर आपके बकौल जिंदगी में आपको सब कुछ मिल गया है तो खुदा का वास्ता जरा सुकून का सांस ले लें और इस कौम को भी लेने दें। अब पाकिस्तान के वजूद को अपने साथ लाज़िम व मुलज़ूम ना करें। पाकिस्तान शख्सियात से बहुत बड़ा एक मुल्क है जिसको इस कौम ने 70 साल से ज़्यादा
एक तो हमारी अब की कुर्बानी की दास्तान है, कि उससे पहले भी कुर्बानी की दास्तान है, उस पे मुहित है हमारी दास्तान। और हमने हमारी ये जो बुनियादें हैं हमने बड़ी कुर्बानियों से सींची हैं, और इसकी इमारत ज़रा आजकल हमें कहीं कहीं दरारें नज़र आ रही हैं, लेकिन आप उन दरारों को हथौड़ियाँ मार मार कर बड़े बड़े सुराख और शिगाफ डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप ये कर रहे हैं। तो हम बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट इल्तिजा करना चाहते हैं कि अच्छा जी, वैसे स्टैंड डाउन, और आपको जब भी दोबारा कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो देन यू ट्राई योर लक एंड योर चांस अगेन। लेकिन अभी तो जरा आप, और हो सकता है मेरा आपको ख्याल है कि जरा इजी हो जाएं। अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे तो फैसला आपकी नजर में तो बस एक ही ठीक है, उसके अलावा तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि आपकी तरफ से भी ये अल्टीमेट, दिस इज एन अल्टीमेटम फ्रॉम योर साइड। अच्छा, जब खान साहब, एक और बता दें कि जब खान साहब इक्तदार में थे तो दावा करते थे कि अगर उन्हें निकाला गया तो वो बहुत खतरनाक हो जाएंगे, और वो बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि ये काफी, और वो खतरनाक पूरी कौम और पूरे मुल्क के लिए मतलब वो कर भी रहे हैं, खतरा फैला रहे हैं। जरा सुने क्या कहा। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पे निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वैसे ये ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए माजरत के साथ ये फितना फैलाने वाली बात एग्जैक्टली ये तब था व्हेन ही वाज कह रहे हैं कि इलावा पक रहा है। मैंने तो सिर्फ डायरेक्शन देनी है कि इलावा कहाँ जाके आग लगाता है। आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये बातें करता रहा है माशाअल्लाह वैसे, और ताज्जुब ये और हैरानी ये है कि इनकी ये तमाम बातें अब तक इग्नोर होती चली आईं। इसके अलावा कोई भी लीडर होता, सियासी लीडर कोई भी और होता, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसके इंटरव्यूज या उसके बयानात देखते, मियां नवाज शरीफ पे पाबंदी नहीं रही थी किसी को इजाजत उनके बयानात चलाने की, और किस किस पे पाबंदी है, हम किस किस का नाम लें, लेकिन इन पे अब तक कोई पाबंदी नहीं लगती है, लग सकती है, लगी है ना लग सकती है अपेरेंटली। और रुपए के गिरने के से इन्होंने बात का आगाज किया। तो सर आपने कहा जब से आए रुपया तब से गिर रहा है, जब से आप आए हैं ना रुपया तब से एक्चुअली गिरना शुरू हुआ है। तो फिर आप भी जिम्मेदारी लेना कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है तो आप अपना जिम्मा कैसे तोशमोश, क्या होता है वो अपना, मतलब कि बिल्कुल ही बस वो अपना जिम्मा है नहीं मेरा, और बाकी सब ने किया है। अच्छा जी, खान साहब इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, और उन्हें इस बात का दुख है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल क्यों हो गई है। मतलब ये भी अजीबोगरीब बात है। पहले कहते रहे कि न्यूट्रल हो, उसके बाद कहते हैं भाई ये कोई मौका नहीं है न्यूट्रल होने का, आप डिसाइड कर लें कि आप चाहते क्या है। पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमाओं का हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से ये मुतालबा रहा है कि उनका सियासत में अमलो दखल जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन खान साहब पाकिस्तान के पहले सियासी रहनुमा हैं जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल किरदार पर भी एतराज रहा कि उन्होंने कहा भाई अब न्यूट्रल क्यों। वो कह रहे हैं कि आपका अमल दखल हो, और आपका अमल दखल सिर्फ मुझे इख्तिदार में वापस लाने के लिए हो, स्पेसिफिक टू मी। शायद आदत हो गई है ना उन्हें इस तरह से आने की। मैं ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूं, आपको उसने ये इजाजत नहीं दी। और न्यूट्रल्स को फिर भी कि न्यूट्रल्स आपके ऊपर भी सारी कौम देख रही है और आपके ऊपर भी जजमेंट पास होगी। मैं अपनी फौज को भी कहता हूं कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये फिर से मैं कहता हूं ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। एक जानवर न्यूट्रल होता है, फिर आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें, फिर न्यूट्रल क्यों हैं डिसाइड कर लें कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी हर स्टेटमेंट इज अनदर कंफ्यूजन ऑल टुगेदर। अच्छा, हर स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। जो इनके तर्जुमान हैं या जो इनके सपोर्टर हैं उनको समझ नहीं आता कि ये क्या मामला है। मतलब हर स्टेटमेंट एक दूसरे के मुतजाद है। न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, उसके बाद नहीं न्यूट्रल ना हो, पता नहीं क्या, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया बताते बताते कि हमें मतलब किसी को न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ से कहते थे, शुरू करते थे कि न्यूट्रल होने का हुक्म ही नहीं दिया अल्लाह ने, फिर कहते थे कि आप फौज न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहे, फिर दोबारा कहते हैं कि न्यूट्रल ना रहे क्योंकि तो हक और बातिल की जंग है। और
इस्लामिक टच की तो बात ना ही करें ना, कल इंटरव्यू में भी उन्होंने इस्लामिक टच। आपको ये भी बताएं कि ये आज की बात नहीं कि खान साहब हमेशा अपनी सियासत के लिए हर हद तक जाने को तैयार रहते हैं, और 2016 की हम बात कर रहे हैं, उसमें तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस बिल्कुल की खुद जिक्र किया, बल्कि उन्होंने ये तो खुद प्रमोट किया कि व्हाई शुडंट वी डू दैट, वी शुड डू दैट। हवाला हुंडी वाला भी बिल्कुल, जरा सुन लें उनकी ज़बानी। तो पाकिस्तानियों सुन लो, वक्त आ गया कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, अगर अपना पैसा भेजना है बैंक के जरिए ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजो, ताकि एक नाजायज हुकूमत जब तक रिजाइन नहीं करती, सही इलेक्शन नहीं करवाती, हमने नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देना। वैसे इनके जिंदा रहते हुए जो भी हुकूमत आएगी वो जायज़ होगी कभी, क्योंकि पहले नाजायज़ थी, अब इम्पोर्टेड है, कोई ना कोई नई ये टर्म लेके आ जाते हैं। ये देखिए, ये जो इक़दाम थे ना, उस वक्त भी पर्टिकुलरली बाज़ लोग हैं जो इन इक़दाम की मजम्मत करते थे और कहते थे कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग है, ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अलम बगावत है जो एक सियासी लीडर बुलंद कर रहा है, इसकी सरजनिश कीजिए। लेकिन लोग उनकी सरजनिश करते थे जो ये बात करते थे। आप देख लीजिए। मजहर बात साहब साथ हैं, बहुत से सवाल मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ खड़े कर दिए हैं, मजहर साहब से पूछते हैं। मजहर साहब, सबसे पहली बात जो कि एक बड़ा ही मैं कहती हूँ एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में है, ज़बान पे है, आप ज़रा जवाब दे सकते हैं कि खान साहब की बातें जो हैं वो बड़ी फायरी किस्म की होती जा रही हैं। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मुल्क के टुकड़े हो सकते हैं, मतलब वो बड़े ही डूम्सडे सिनारियो दिखा रहे हैं। हमें ये लगता है कि यही बातें अगर कोई और कर रहा हो तो उसको करने ना दी जाएं, एटलीस्ट उनको रोक दिया जाए। खान साहब को बहुत ही लीवे दिया जा रहा है और खान साहब एक्चुअली कुछ भी चाहें वो कह रहे हैं। जी माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने शुरू में बात की कराची की एक बिल्डिंग के आग लगने की, तो आपको ये बताता चलूँ कि वो बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पे बनी थी। जब गैर कानूनी बिल्डिंग बनती हैं तो उसमें ये हादसात होते हैं और इससे बड़े हादसात भी हमने देखे हैं। अब उस गैर कानूनी चीज़ को, अब इस वक्त आपने खान साहब की बात की, जो कल उनका इंटरव्यू है उसके हवाले से बात की गई। ये याद रखें कि खान साहब को एक जख्म लगा है और वो जख्म ये लगा है कि उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया, अदम एतमाद की तहरीक, वो उस पर उन्होंने एक बयानिया बिल्ड किया कि एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत उनको हटाया गया है, उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया है। तो वो एक इस वक्त एक ज़ख्मी आदमी है और मेरा ख्याल है कि जब जो कल का इंटरव्यू या इससे पहले उनके जितने इंटरव्यूज़ आए हैं या उनकी तकारीर हैं, उसमें वो दो जगह प्लीड कर रहे हैं तकरीबन कि वो लोग उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करें और उनको बेहतर रास्ता दें। यानी इंतखाबात की वो बात कह रहे हैं और इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, खासतौर पे एस्टैब्लिशमेंट का मुसलसल वो भी और उनके वज़रा भी मुसलसल ये जिक्र कर रहे हैं कि एस्टैब्लिश इदारे जो है वो इस सूरत हाल से उनको निकालें। यानी निकालने का मतलब ये कि जो हुकूमत मौजूदा है उस हुकूमत का खात्मा किया जाए और उस हुकूमत के खात्मे से मुराद ये उनकी ये कि उस पर इतना दबाव डाला जाए कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें और नए इंतखाबात करा दें। ये जिस्ट है इमरान खान की पूरी। अगर आप 10 अप्रैल के बाद से तकारीर देखें, उनका प्रोटेस्ट देखें, उनके जलसे देखें, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, यानी वो सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल एक प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि अगर वो लॉन्ग मार्च करें तो उन्हें कंप्लीट प्रोटेक्शन दी जाए, अगर वो लॉन्ग मार्च करें तो कोई रुकावट ना हो और उनको अलाउ किया जाए। और अभी भी उन्होंने मौखर इसी वजह से किया है अपना लॉन्ग मार्च कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहतें तलब की हैं उन वजाहतों में खान साहब प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं और हुकूमत भी प्रॉब्लम में आ सकती है। लिहाजा वो जो 10 सवाल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके जवाब आने में ज़ाहिर है अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे। तो इस महीने के आखिर से पहले तो मुझे खान साहब का दूसरा लॉन्ग मार्च होता नजर नहीं आ रहा। अब जो कल से जो इंटरव्यू चल रहा है उनका, उसमें खान साहब मुल्क तोड़ने की नहीं, मुल्क के टूटने की बात कह रहे हैं।
अगर आप उस पूरे इंटरव्यू को देखें वो खतरनाक है। मेरा ख्याल है अल्फाज, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स खतरनाक होते हैं, खास तौर पे अगर किसी पॉपुलर लीडर की जबान से आए। और माजी में हमने बहुत देखा है इस तरह के जब इंटरव्यूज आते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक होते हैं, क्योंकि पॉपुलर लीडर के पीछे लाखों लोग होते हैं और वो जब इसकी बात करता है उससे एक खतरनाक डेवलपमेंट, आज मैं अभी सुबह अखबार में पढ़ रहा था, जो मेरा ख्याल है हम उस तरह डिस्कस ही नहीं कर रहे, और वो है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से इस वक्त एक जिरगा मिलने गया हुआ है। आप जरा उनकी बयान, उनकी कंडीशंस तो देखें तहरीक तालिबान की, कि वो ये कह रहे हैं कि फॉर्मर फाटा जो है उसकी पोजीशन बहाल की जाए, उनके तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, उनके जो लोग मारे गए हैं उसको कंपनसेट किया जाए। अब ये वो खतरनाक सिनेरियोज हैं जिसमें हमें ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान, इमरान खान उसकी बात नहीं करते। इमरान खान का फोकस सिर्फ ये है, क्योंकि उस वक्त में जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के लोग भी गए हुए हैं। हमें देखना ये चाहिए कि खान साहब बात क्या कर रहे हैं। खान साहब बात कर रहे हैं कि हम एक डेंजरस सिनेरियो की तरफ बढ़, उनका कॉन्टेक्स्ट वही है कि इस हुकूमत की वजह से, और इस डेंजरस सिनेरियो का सलूशन उनके जहन में सिर्फ ये है कि वो वजीर आजम बन जाएं। अब रियासत पाकिस्तान, अब्दुल्ला जी प्लीज, अब्दुल्ला माजरत के साथ, जी प्लीज, आप लोग बहुत सब्जेक्टिव हो रहे हैं। नहीं प्लीज, उन्होंने क्या सोल्यूशन दी? एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ। उन्होंने क्या सोल्यूशन, उन्होंने वो क्या कह रहे हैं? वो नए इंतखाबात की बात कह रहे हैं ना, वो ये तो नहीं कह रहे, वो तो नए इंतखाबात की बात। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह ये हुकूमत का खात्मा किया जाए। अब हुकूमत के खात्मे के लिए क्या वो हैं? उनकी हुकूमत का खात्मा एक अदम एतमाद की तहरीक के जरिए हुआ है, उनके इत्तेहादियों उनका साथ छोड़ गए हैं। अब वो ये कह रहे हैं ये सारी अमरीकी साजिश है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में वो उस मुरासले का जिक्र कर रहे हैं। तो इमरान खान का जिस्ट यही है कि उनकी हुकूमत को गलत तरीके से हटाया गया, लेकिन लिहाजा उनकी हुकूमत को वापस लाया जाए। लेकिन वो तरीका कौन सा बता रहे हैं? वो तरीका बता रहे हैं आम इंतखाबात का। हालांकि अगर वो असेंबली में जाके बैठते, आज उनके 130-131 लोग होते, तो ये हुकूमत ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड देखें मज़हर साहब, आम इंतखाबात इनके कहने पे, इनके दबाव की वजह से और एस्टैब्लिशमेंट इनके बकौल जो मुदाखलत करे वो करे और हो भी जाए, और आम इंतखाबात के नताइज इनके हक में ना आए, तो फिर ये क्या करेंगे? ये हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन पहले मुनीब से जान लेते हैं। मुनीब, सबसे पहले तो कल का जो बयान मज़हर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो सिर्फ इंतखाबात की डिमांड ही कर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अगर उनकी फ्रस्ट्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए उनके दबाव के नतीजे में आम इंतखाबात हो भी जाते हैं और फिर उसका नतीजा उनके हक में नहीं आता, तो मतलब दिस इज नेवर गोइंग टू एंड। फिर वो ये सर्कस और ये साइकिल तो कभी खत्म नहीं होगा। एंड आल्सो स्टिकिंग टू व्हाट ही सेड, जो डूम्सडे सिनारियोज दिखा रहे हैं मुनीब, मतलब एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान टूटने की बात, फिर न्यूक्लियर हम पे एम्बार्गोज होंगे, मतलब वो बहुत एक्सट्रीम सिनारियोज पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया और अब्दुल्ला। देखिए, इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से या पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को अपनी एग्जिस्टेंस से मशरूत कर रहे हैं। ये कोई इतना हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। डेस्परेशन नहीं, आपको दोबारा कॉल कर लें हम जरा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी रिपोर्टेड हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा मज़हर साहब, इंतखाबात हो जाते हैं और इंतखाबात का नतीजा फर्ज कीजिए। अच्छा, लेट्स ट्राई मुनीब अगेन। सॉरी मज़हर साहब, मुनीब हमारे साथ ही और आवाज़ भी लगता है ठीक होगी। जी मुनीब, कंटिन्यू मुनीब। अब मेरी आवाज़ बेहतर है? जी सही है, बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस को हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से मशरूत कर रहे हैं। कोई हेल्दी बिहेवियर तो नहीं है। डेस्परेशन भी हो जाती है, लोग डेस्परेट हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बात, इसमें वजन है जो बात अभी आप भी कर रहे थे कि अगर इमरान खान साहब इंतखाबात लड़ते हैं और इंतखाबात हो जाते हैं और रिजल्ट्स वो नहीं आते जो इमरान खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो जो चाहते हैं, तो फिर भी ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि जो कल्ट फॉलोइंग वाले लीडर होते हैं ओवरऑल, उनकी फिर जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी ऐसे ही सोचते हैं, वो भी बगैर किसी लॉजिक या रीजनिंग के अपनी जो एक्सरसाइज है बात करने का या अपना जो भी राइट है उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम आम फहम जबान में अंधी तकलीद कहते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब जो ये कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए रात से लेकर अब तक
आपको बखूबी अंदाजा हो चुका होगा कि उसको बयान करने के लिए, उसके फजाइल बयान करने के लिए एवरीबडी इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स कि नहीं, पूरी रात जागते रहे लोग उसके फजाइल बयान करने के लिए। जी, तो वो आप देखिएगा कि आज उसके ऊपर बाकायदा तौर पर इसके डिफेंस में कुछ लोग आएंगे, मज़ाक़ाखेज़ बयानात देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन देखिए सबक क्या हासिल होता है। सबक इसमें बहुत से लोगों के लिए है, लेकिन सबसे पहले तो सबक उनके लिए है कि जो इमरान खान साहब को एज अ विनिंग हॉर्स बैक कर इक़्तिदार में लाए। यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक सबक है कि आप रीजनेबल लोग जो हैं, या जो कम से कम ऐसा है कि जो लोग किसी न किसी जगह पर किसी न किसी चीज का पर्दा जरूर रखें, आप उनको जरूर बैक कीजिए। वो मुल्क में आए, वो मुल्क के लिए तरक्की के लिए काम करें, इक़्तिदार में भी जरूर आए। लेकिन जब इमरान खान साहब जैसी शख्सियत आती है, हु इज इनडिस्क्राइबेबली अनप्रेडिक्टेबल, हाँ, मतलब वो ये कि उनके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। यानी कि जब तक उनके हिसाब से जब तक ठीक रहा वो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब उनकी मर्जी के खिलाफ फैसले होने लग पड़े तो उनको ये लगा कि भाई ये तो मेरे साथ हाथ हो गया। अब इमरान खान साहब ही डज नॉट लाइक एनीवन बीइंग न्यूट्रल। वो तो बार बार रीजनिंग ये दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, और उनका फॉलोअर भी ये समझ रहा है कि भाई इमरान खान का साथ देना, माई वे और हाईवे, उनको इक़्तिदार में वापस लाना इज द राइट कोर्स। बाकी तो जो आप कर रहे हैं, न्यूट्रल रह रहे हैं। मज़हर साहब प्लीज, मज़हर साहब इससे पहले मुनीब से बात करने से पहले आप कह रहे थे कि देयर वाज अ बेटर वे दैट खान साहब कुड हैव अचीव्ड व्हाट ही इंटेंड्स टू अचीव अगर वो ऑपोजिशन बेंचेस में नेशनल असेंबली में बैठे होते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। प्लीज कंटिन्यू विद दैट थॉट, क्योंकि वो रिफ्यूज कर रहे हैं और वो स्ट्रीट पावर को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, हालांकि वहां से उनका काम शायद हो सकता था। और मैं साहब माजरत के साथ वो ये नहीं कह रहे हैं कि दोबारा इंतखाबात, वो मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि ये जिहाद है और मेरा साथ दीजिए, तो वो अपने आप को लाने की भी बात करते हैं, साथ साथ ढके छुपे अल्फाज में, कभी कभी वाजे भी। देखिए, अपने फॉलोअर से तो आदमी यही कहेगा ना मुझे वापस लेकर आए, लेकिन इमरान खान साहब जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें फ्लॉ है। यानी वो कल ये एडमिट कर रहे हैं इस चीज को कि जो उन्होंने अपने वर्कर्स से खिताब किया, उनसे वो यही कह रहे हैं कि जी 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें हमसे बहुत सी गलतियां हुई। अब उन गलतियों की निशानदेही नहीं की जा रही। गलतियां ये थी कि उनके लोग नहीं निकाल पाए, जो उनके लीडर्स थे पंजाब में खासतौर पर, वो लोगों को नहीं निकाल पाए। दूसरी तरफ ये कि एक तरफ रियासत ने जिस अंदाज में जो अंदाज अपनाया, वो जाहिर है कोई भी जमहूरी सोच रखने वाला उस अंदाज को नहीं सपोर्ट कर सकता। बिल्कुल। लेकिन खान साहब की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक मुझे चीज लगती है, और उनके दोस्तों की, वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व होने की बात कह रहे हैं। हम सारी जिंदगी इस बात की लड़ाई लड़ते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सियासत में ना आए, लेकिन इमरान खान उनकी सियासत में मुदाखलत चाहते हैं, जो कि एक खतरनाक रुझान है। यानी अगर फौज ये कह रही है कि हम न्यूट्रल रहने की पोजीशन में है, वो ये कह रहे हैं आप न्यूट्रल नहीं है, आप दूसरी साइड पर हैं, आप हमारी साइड पर आए, वो ये बात कहने जा रहे हैं, जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में फ्लॉ है। अगर आज उनके 131 लोग होते, देखिए 2014 में भी उन्होंने ये गलती की थी कि कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया, बाकी किसी सूबाई असेंबली से इस्तीफा नहीं दिया, सेनेट से इस्तीफा नहीं दिया। वज़ीर अब्बास साहब प्लीज़ ये फरमाइएगा, वो बात बीच में ही रह गई। इमरान खान साहब आपने कहा था कि इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, इंतखाबात हो जाते हैं, नताइज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं आते, आपको लगता है कि उसके बाद वो आराम से शिकस्त तस्लीम करके सिस्टम को चलने देंगे? मैं आपसे आपका तज्जिया और राय। देखिए अब्दुल्ला उससे पहले भी अगर वो इस्तीफे नहीं देते, मुझे इमरान खान कन्विंस कर लें कि इस्तीफे देने क्यों सही थे। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उनके बकौल इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई थी ना, पार्लियामेंट तो यही थी, यही वही पार्लियामेंट है जिसने उनको खुद मुंतखब किया वजीर आज़म। आज वो पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट भी नहीं, पार्लियामेंट तो सेनेट और कौमी असेंबली मिला के होती है। सेनेट में आप मौजूद हैं, तीनों एक जगह आपकी हुकूमत है, बाकी असेंबलियों में आपकी रिप्रेजेंटेशन है। आपने सिर्फ कौमी असेंबली को पिक करके इतनी बड़ी गलती की, क्योंकि आप अगर आज कौमी असेंबली में बैठे होते तो किसी भी वक्त वो जो इत्तेहादी हैं, इस इत्तेहादी गवर्नमेंट से निकल के आपकी तरफ आ सकते थे, और हो सकता था कि आप इसी गवर्नमेंट को टॉपल कर देते उस पोजीशन में। फिर अगर आप होते तो इलेक्शन कमीशन के ये 2 अरकान जो आपने अपने दौर में लगाए नहीं, हालांकि लगा सकते थे आप, क्योंकि ये सीट्स बड़े अरसे से वेकेंट थी, वो चेयरमैन नैब, जिसको एक्टिंग चेयरमैन नैब आप मुसलसल चला रहे थे, हालांकि आप अपने दौर में एक नया चेयरमैन ला सकते थे।
तो मेरा ख्याल में इमरान खान जब बात करते हैं तो वो बात सिर्फ अपने गिर्द रिवॉल्व करते हैं। यानी जब वो डिफॉल्ट की बात कह रहे हैं तो वो सजेस्ट नहीं कर रहे कि क्या होना चाहिए। आप सजेस्ट करें कि गवर्नमेंट को ये इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए जिसके तहत आप बच सकते हैं, लेकिन वो उनका सारा नुक्ता नज़र ये है कि हर सूरत में इस हुकूमत का खात्मा किया जाए। अगर इस हुकूमत का खात्मा नहीं किया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान फेल्ड स्टेट करार दे दिया जाएगा, और अगर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट करार दिया गया तो जी वो तो सारा हम दोहरा ही चुके हैं कई दफा जो उन्होंने सिनेरियो पेश कर रहे हैं वो एक डेंजरस सिनेरियो है, और उस डेंजरस सिनेरियो में उन्हें सजेशंस देनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि हम इस तरह निकल सकते हैं। साथ में आप अपनी बात करें, इंतखाबात की बात करें, वो आपका राइट है। पॉलिटिकल मूवमेंट भी तब्दील हो सकती है स्ट्रेटजी। जरूरी है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया जाए। जी मज़हर साहब, लेकिन फिर आपने मैं आपसे फिर वही सवाल बाद में पूछूंगा इसके बाद कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं और खान साहब के मतलूबा और मनपसंद नताइज नहीं मिलते, ये आपसे बाद में पूछूंगा, तो वो क्या मान लेंगे या नहीं मानेंगे कंसिडरिंग हिज ट्रैक रिकॉर्ड? मुनीब आप बताइएगा। मैं मज़हर साहब आपके पास वापस आ रहा हूँ 1 मिनट में, बस मुनीब से सवाल करके। मुनीब ये बताइएगा कि ये तासुर बाज़ लोगों के जहनों में ये तासुर है कि बहुत ज़्यादा लेवरेज खान साहब को मिलता है, वो बहुत सारी बातें कर जाते हैं, करते प्रॉब्ली रहेंगे, जो इससे पहले भी लीडरान ने कुछ इससे कम दर्जे की बातें भी की और उनके ऊपर उनको फिर नेशनल टीवी पे हमें दिखाने की इजाज़त नहीं मिली या पाबंदी लग गई सॉर्ट ऑफ। लेकिन खान साहब को वो जैसे कहते हैं ना, उनके ऊपर हाथ हौला रखा जाता है या उन्हें मैदान खुला दिया जाता है, तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, कसर तो किसी ने मतलब अगर देखा जाए तो नहीं छोड़ी। नेम कॉलिंग, लोगों को नाम लेना, सब कुछ करना, वो तो किसी ने नहीं छोड़ा, ये तो फैक्चुअल बात है। लेकिन इशू ये है कि खान साहब के साथ एक जो चीज एट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन उनकी फिर तकरीरें हम और आप दिखा नहीं सकते थे ना बाद में। एग्जैक्टली। देखिए, उनके साथ जो एट्रीब्यूट किया जाता है वो क्या है, वो ये कि वो लाडलापन है। अब वो जो गुज़िश्ता रोज मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने फैसला दिया, उसके अंदर भी अब जारी बात है वो फैसला है, उसको हम क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसमें भी एक एलिमेंट मौजूद था कि उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया, जबकि एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब लिख रहे हैं कि भाई वाज़ेह एविडेंस मौजूद है कि वो फ्लाउट कर रहे हैं अदालत का ऑर्डर, लेकिन फिर भी अदालत ने सब्र का मुजाहरा किया। उसके पीछे अदालत जानती है कि क्या रीजन है। लेकिन इशू ये है कि अभी जिस तरह मज़हर साहब फरमा रहे थे, उनकी जो राय है वो मेरे लिए बड़ी मोहतरम है। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो वो खुद बहुत ज़बरदस्त प्लेयर आला पैमाने के हैं, लेकिन जब कोई भी प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो या जब उसकी परफॉर्मेंस खराब हो तो वो अपनी बेसिक्स की तरफ जाता है। इमरान खान साहब को जब पता है कि उनकी बेसिस क्या है, उनका जो बेस है वो ये है कि वो अपने लोगों को जो उन्होंने जलसे किए बिल्कुल ठीक किया। अब आपने जब एक गलत काम कर लिया, यानी कि आपने डेस्परेशन में आके एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, लोग बाहर ना निकले, नहीं आए, या वो रिस्पांस आपको नहीं मिला, तो आपने फौरी तौर पर ये समझ लिया कि भाई इसमें तो फिर मैं एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तो मैं दोबारा ये कामयाब हो नहीं सकता। देखिए, 2014 में और अब में बहुत फर्क है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए, वो एक फ्रॉड था, 2014 का मुकम्मल फ्रॉड था। वो एक कॉन्स्पिरेसी थी एक मुल्क को, एक हुकूमत को घर भेजने के लिए। वो आए, वो सब कुछ हुआ, कब्रें खोदी गई, क्या क्या नहीं हुआ, बट वो एक्सपोज हो गए, काम नहीं बन सका। लेकिन हुकूमत उस वक्त कमजोर हो चुकी, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के एक हिस्से की सपोर्ट मौजूद थी। आज वो सपोर्ट नहीं है आपको, तो आपको अपनी बेसिक की तरफ जाना चाहिए, अपने लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। आप एक पॉपुलर लीडर हैं, आपको वोट पड़ सकता है, लेकिन इशू ये है कि अब वोट भी ज़हन में रखिएगा अब्दुल्ला और हुमा के वो वाला काम नहीं है कि आपके लिए चीजें स्टिच अप की जाए जैसे 2018 में की गई। वर्चुअली इमरान खान साहब के लिए हालात बनाए गए थे, उनके लिए उनकी जमात ने सीटें जरूर ज्यादा ले ली थी, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में कतई नहीं थी। उनके लिए बहुत कुछ किया गया, वो सहूलत अब इमरान खान साहब को मुयसर नहीं है। अगर वो मुयसर नहीं है तो उन्हें रियलिटी चेक मिलना चाहिए और उनको रिलेट करना चाहिए आज की प्रैक्टिकल सिचुएशन से, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। ये इनएबिलिटी यकीन मानिए मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि उनको या 30 सेकंड है अगर आप अच्छा इतने तो फिर वो पॉपुलर, अगर वो बार बार एस्टेब्लिशमेंट को इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज न्यूटन ना रहे, तो फिर वो इतने पॉपुलर भी ना रहे, मतलब वो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एडमिटिंग विदाउट देम आई एम नथिंग। मजहर साहब ये जरूर जवाब दे दें कि अगर ये इलेक्शंस होते हैं, ये नहीं जीतते तो क्या होगा? देखिए इलेक्शन होते हैं, जो नहीं जीतेगा वो वही बात कहेगा जो इमरान खान कह रहे हैं, ये याद रखिए। कोई रिजल्ट कबूल नहीं करता इस मुल्क में,
जो भी हो, वो फिर कहेंगे कि जी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो दूसरी तरफ चली गई। इमरान खान अगर हार गए तो इमरान खान कहेंगे तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज को कबूल करने की रवायत डालनी चाहिए। इमरान खान हो या दूसरे हों, हमें नताइज कबूल करने की हो, और दूसरे ये कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। अवाम की ताकत पे इमरान खान या दीगर लोगों को जो है एतमाद करना चाहिए, और खुदा के लिए पाकिस्तान टूटने इन खदशात की बात करने के बजाय हल की तरफ जाना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका साहब। लेकिन एक कमेंट ये है कि इंतखाबात के नताइज आपने को कोई तस्लीम नहीं करता, बिल्कुल कोई नहीं करता, लेकिन इससे पहले के जो इंतखाबात थे 2013 के, इमरान खान साहब तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी 2018 के तस्लीम ना करने के बावजूद 126 दिन मुस्लिम लीग नून धरना देके तो इस्लामाबाद में नहीं बैठी रही, और हर रोज रात को ये तो नहीं कहते रहे कि एम्पायर की उंगली उठे, एम्पायर की उंगली उठे, एम्पायर की उंगली उठे। ये मतलब किस एम्पायर की उंगली उठाने की बात कर रहे थे? अच्छा, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक आईनी जमहूरी दर्ज तरीका था, उसके तहत उन्होंने हुकूमत हटा दी। एम्पायर की उंगली उठने का तो इंतजार नहीं कर रहे थे। बात भी नहीं की ना, तो मतलब बहुत सी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं, जो नहीं हो सकती, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ओवर हियर। हम इस इशू पे और बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट बिल्डिंग फायर इन कराची। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, हम अक्सर ये बात कर चुके हैं कि जब आपका एक शहर जो है वो इक्विप्ड नहीं है ना हाई राइजेस के लिए, तो हाई राइजेस ना बनाएं। अभी तो खैर हमें ये भी पता चल रहा है कि ये भी शायद गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन थी, बिकॉज माशाल्लाह ये भी बहुत होता है। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि देखें, एक बिल्डिंग जो है वो किसी वजह से बनाई होती है, हर चीज़ का एक पर्पज़ होता है। इन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर को, फॉर पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद कराची और व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो मैं आपको बता दूं कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, पूरी पार्किंग लॉट ऑफ द बिल्डिंग उनको दी हुई है अपना गोदाम बनाने के लिए, तो लिहाजा उनके अपने ऑफिसेज, कोई एग्जिट्स नहीं, वो पूरा एरिया जो है वो उन्होंने मुख्तस कर दिया है इस डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए। जहां आग लगी वो सारे ब्लॉक हुए, वो एक वाहिद बंदा जो है, एक शख्स जो अपनी जान से हाथ खो बैठा है, वो बेचारा वहाँ काम भी नहीं करता था, वो जॉब इंटरव्यू के लिए आया हुआ था, और जब ये सारा सिलसिला हुआ तो उसको ये भी नहीं पता था कि एग्जिट रूट कहाँ है और मैंने कहाँ से निकलना है, वो मारा गया। अच्छा, ये तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर था ना, टीपू सुल्तान रोड की मैं निशानदही कर रहा हूँ यहाँ पे। कराची के टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स बैठे हुए हैं उस बिल्डिंग के, कसीरुल मंजिला इमारत है, ऊपर 3-3 करोड़ रुपए से जायद के अपार्टमेंट्स हैं, नीचे ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें इस टेबल जितने बड़े सिलेंडर्स जो है ना वो गैस के रखे होते हैं। अंदाजा मतलब आई डोंट नो कि क्या रेगुलेशन हो सकती है, लेकिन हमारे पास निजाम ही नहीं है। हम आए रोज दावा कर रहे हैं कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमारत बनेगी, उसका कोई इंतजाम भी तो I need to put this in, कि पहले ये बताया जा रहा था कि 80% जो आग है वो उसको बुझा दिया गया है, वो अंडर कंट्रोल आ गई है, लेकिन अभी हमें न्यूज़ ये मिल रही है कि आग दोबारा भड़क गई है। तो लिहाजा ऑब्वियसली जो चीज़ 100% उसको एक्सटिंग्विश नहीं किया होगा तो वो तो कहीं भी भड़क सकती है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड एज वी स्पीक। तो 24 घंटे तो ऑलमोस्ट नहीं, चलो 24 घंटे नहीं हुए, लेकिन ऑलमोस्ट 24 घंटे तो होने ही वाले हैं। इस आग को ये कंट्रोल नहीं हो सकी, ये बहुत बड़ा सवाल है, और मेरा ख्याल है फॉर वंस एंड फॉर ऑल इस पे बात जरूर होनी चाहिए। चौथी मंजिल तक आग पहुंच गई है, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, फायर ब्रिगेड्स की सीढ़ी जो है ना अब्दुल्ला, वो सेकंड फ्लोर से ऊपर जा ही नहीं सकती, और 15-15 आपकी कराची जैसे शहर में जहां 10-15-20 मंजिलें होना तो आम बात। केस जो पूरी दुनिया में एक्चुअली हेडलाइंस बना रहा है, हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड, उनका फैसला आपको पता है कि उनका डेफेमेशन केस एक दूसरे पे ही किया हुआ था बेसिकली, और उसका फैसला हो गया है और केस जीत लिया है जॉनी डेप ने, बिल्कुल। और उनको जो पेमेंट होगी इस वजह से जो उन्होंने सफ़र किया है वो कोई $10 मिलियन है, जो कि एम्बर हर्ड ने उनको देनी होगी, लेकिन एम्बर हर्ड भी कुछ पार्ट जीती हैं बाय द वे, तो 2 मिलियन उनको भी मिलेंगे। ज्यादा बदनाम करने पर एम्बर हर्ड को साबिका शोहर को $15 मिलियन देना होंगे, जॉनी डेप भी $2 मिलियन हर जाने की सजा इन्हें दी गई है। मेरा ख्याल है रकम तो एडजस्ट हो जाएगी। और फैसले के बाद एम्बर हर्ड ने ट्विटर पर लिखा कि मैं आज मायूस महसूस कर रही हूँ, दिल शिकस्ता हूँ। अच्छा, ये बड़ा ही एक लंबा चौड़ा एक केस है जो कि बड़ा पब्लिकली देखा भी गया है लोगों को, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तलत हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, अब उन्होंने यहाँ से बात अपनी शुरू की कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने सही फैसला ना किया, जरा चलें हम दोबारा आपसे पूछते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो, इस्टेब्लिशमेंट ने कौन सा फैसला ना किया तो ये सब कुछ उनकी नज़र में हो सकता है, वो सही फैसला किसे समझते हैं? शुक्रिया जी, वो सही फैसला समझते हैं कि उनको ताकत में वापस लाया जाए, यही सही फैसला होगा।
वो गलत फैसला उसको कहते हैं जिसके ज़रिए उनका ख्याल है उनको निकाला गया, हालांकि उनके खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब हुई। वो अपने निकाले जाने को अब पाकिस्तान के टूट जाने के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। आपने अभी जो जिक्र किया कि जो चीज़ अजीज़ होती है उसके बारे में अगर आप कोई उल्टा सीधा ख्याल भी बयान कर रहे हो, तो आप दोनों ने, अब्दुल्ला हुमा, आप दोनों ने जब बात की तो आपने 10 मरतबा बीच में खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह ना करे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपने उसको क्वालिफाई किया एक ऐसी बात जिसका कोई आपका रेफरेंस भी नहीं था। आप किसी के बच्चों की बात कर रहे हैं, वालिदैन की बात कर रहे हैं, मुल्क की बात कर रहे हैं, अमूमी बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसको क्वालिफाई किया। इमरान खान साहब जब पाकिस्तान के खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े होने की बात करते हैं तो उनके चेहरे पर कहीं पर कोई आपको अफसोस नजर नहीं आता, वो अपने जुमले को क्वालिफाई नहीं करते। लेकिन ये पहला बयान नहीं है, ये जहन में रखे कि इमरान खान साहब इससे भी ज्यादा खतरनाक बयान दे चुके हैं और उसमें वो कह चुके हैं कि इस निज़ाम से बेहतर है कि पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए। वो ये भी कह चुके पाकिस्तान जो है वो अब अमेरिका के कब्जे में चला गया है। तो इमरान खान के जो बयानात हैं उनमें आपको मुसलसल एक डेस्परेशन नजर आती है, एक जहरीलापन नजर आता है, और बुनियादी बात यही है कि मुझे ताकत से क्यों निकाला, अगर मुझे निकाल दिया तो इसके बाद तो पाकिस्तान को बचना ही नहीं चाहिए, ये वो बयान कर रहे हैं। अच्छा ताला साहब, ये भी बताइएगा, अब ये सारी वर्ड बाय वर्ड जो उन्होंने पहले बैंक्रप्सी की बात कर दी मुल्क की, फिर फ़ौज सबसे ज़्यादा हिट होगी, फिर डी न्यूक्लियराइजेशन की बात की, फिर टूटने की बात की, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बयान कर दिया। उनके पास इतनी लेवरेज कैसे है कि ही कैन से एब्सोल्युटली वॉट एवर ही वांट्स, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आगे उनका रद्द-बदल मतलब उस तरह रिएक्ट नहीं करती जिस तरह अगर कोई और ये सारी बातें कर रहा हो तो वो करें। ऐसा लगता है कि खान साहब के पास बहुत रूम है, बहुत लेवरेज है, लीवे है, दैट ही कैन एक्चुअली से अ लॉट एंड गेट अवे विद इट। देखें, इमरान खान साहब की एक तो आदत बन गई है, वो इस तरह के काम करके, इस तरह के जुमले फेंक कर, इस तरह के बयानात देकर पहले से ही बच जाते हैं, तो उनको बच जाने की आदत है। दूसरों के ऊपर तो जो ज़ाब्ता लागू होता है उसके ऊपर तो हम नहीं जाएंगे, बशमूल सहाफ़ियों पर। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में शेख मुजीब और शायद अल्ताफ़ हुसैन के अलावा किसी शख्स ने इतने तवातर से पाकिस्तान के बारे में इतनी भयानक तस्वीर पेश की हो और बबांग पेश की हो। अच्छा, अगर इमरान खान साहब की गिरफ्त तारीख पर बड़ी कभी हो, वो बहुत समझदार शख्स जाने जाते हों, उनकी ना इस्लामियात ठीक है, ना उनकी सियासियात ठीक है, ना उनका जोग्राफिया ठीक है। वो सुलह हुदैबिया की बात करते हैं तो उसको हुदैबा बोलते हैं। अब वो अपने आप को, यानी अपने मार्च की नाकामी को नाउज़ बिल्लाह वो सुलह हुदैबिया से मुंसलिक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो हमने सुना भी और हम दंग भी रह गए वो सुन के कि वो अपने एक इक़दाम को सुलह हुदैबिया से कह रहे हैं कि मैंने सुलह हुदैबिया कर लिया। आई वंडर कि इससे नेक्स्ट स्टेज खैर वी डोंट वांट टू मेंशन इट, कि क्या हो सकती है कि वो इस्लामिक टच है जो आजकल वो दे रहे हैं हर चीज पे। साहब के वाला टच है मेरा जी है। तो हुमा बेहतर समझती हैं, अब्दुल्ला आप भी बेहतर समझते हैं कि टच के अंदर भी कुछ मंतक और क्लास होनी चाहिए। अगर आपने सुलह हुदैबिया का जिक्र करना है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ तो ठीक रखें, लेकिन इमरान खान साहब जो खातमुन नबीयीन नहीं बोल सकते हैं, जो यौम क़यामत को यौम क़यादत कह देते हैं, लोग उसको पर हंस देते हैं, लेकिन ये खतरनाक कहते हैं और फिर बिलावल भुट्टो के उर्दू बोलने पर तनकीद भी करते हैं। ये कॉन्फिडेंस भी तो है ना। फिर ये मेरे ख्याल में ये एतमाद जो है वो एहतसाब के ना होने का है। लेकिन अभी जो इमरान खान बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें वो हेड बटिंग कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं साफियाना इस्तिलाह में, वो टक्कर मार रहे हैं। वो चाहते हैं कि निज़ाम उनके हवाले से रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करे, वो गिरफ्तार होना चाहते हैं, वो अपने ऊपर कदगन लगवाना चाहते हैं। उनके साथ जो 2-4 सहाफ़ी लगे हुए हैं और पौना चैनल लगा हुआ है, वो भी अपने आप को बंद करवाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि ऐसी बातें करेंगे तो वो बंद होंगे, जब बंद होंगे तो सियासी पड़ेगा और उससे उनकी तहरीक को जला मिलेगी। तो वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को वो एक उस लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल करे जिसके जरिए अपने अलाव को वो भड़काना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये किसी तौर भी इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान
जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं मुकम्मल मफरूजे पर। देखें ना, उनके मफरूजे का आगाज कहाँ से होता है? मफरूजे का आगाज होता है कि अगर पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया, और एदाद शुमार मौजूद है। फरूख सलीम का आर्टिकल मेरे ख्याल में कल न्यूज में छपा हुआ है, जियो का जो जंग ग्रुप है उसी के अखबार में, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बताया था कि इमरान खान के नीचे पाकिस्तान केम द क्लोजेस्ट टू डिफॉल्टिंग, इट वाज अंडर इमरान खान। तो मेरे ख्याल में इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि भाई अगर आप पाकिस्तान के बारे में कोई मुस्बत काम नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो ये इस किस्म की बेवकूफ़ाना बातें ना करें। लेकिन तो इमरान खान कि इस वक्त ये बयान भारत में न्यूज़ चैनल्स पे किस तरह से दिखाया जा रहा होगा और इस पे किस किस किस्म के, अल्लाह माफ़ करे, तज्ज़िये हो रहे होंगे। मतलब उनको तो बेहतरीन एक कंटेंट दे दिया। हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म ने, जो चंद हफ्ते पहले तक वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद थे। अच्छा, इंतखाबात हो जाते हैं, मतलब जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, मगर इंतखाबात की तो शायद वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप की इक़्तिदार में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। चले हम मान लेते हैं कि वो इंतखाबात की भी कोशिश कर रहे हैं और इंतखाबात में उन्हें 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, जैसा कि उन्होंने अपने दिमाग में एक तस्वीर सजा ली है, वैसी ही तस्वीर जैसे उनके दिमाग में थी कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नाकाम होगी, वो भी पक्के थे। और हुई क्यों है अमेरिका की वजह से? तो वो तस्वीर अगर उन्होंने सजा ली है और उस तस्वीर में वैसे रंग नहीं भरे जाएंगे तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान में यही सब कुछ होता रहेगा। मेरे ख्याल में इमरान खान जो है वो ब्लफ भी बहुत अच्छा करते हैं, वो अपने आप को माहिर समझते हैं। तो उनका ब्लफ कॉल हो जाएगा जब इंतखाबात होंगे, लेकिन इंतखाबात के नतायज के बाद का सिनारियो हम आपके प्रोग्राम में अभी बिल्ड कर लेते हैं। उन्होंने कहना है कि इंतखाबात रिग हुए हैं, उन्होंने नतीजा मान, तो उनका बुनियादी मफरूजा ये है कि जब तक मैं ताकत में नहीं हूँगा, ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ना पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स का कोई मुस्तकबिल है, नई जनरेशन का मुस्तकबिल है। और देखें, वो यूक्रेन की मिसाल दे रहे हैं और उनके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो घुघू घोड़ों की तरह उनके सवालों के जवाबात को सुनते हैं, वो कह रहे हैं यूक्रेन को डील ऑफर है। यूक्रेन नेवर हैड एन एक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर रशिया के मिसाइल थे जिसको खास अकॉर्ड्स के तहत हटाया गया, लेकिन यूक्रेन की मिसाल भी बिल्कुल जमीन और आसमान को मिलाने के बराबर है। लेकिन वो मिसाल देते हैं और पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज होने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात करते हैं। मेरे ख्याल में इंक्रीजिंगली आप देखेंगे कि उनके इस बयान से उनकी पार्टी के अंदर भी फूट पड़ेगी। कुछ समझदार लोग भी हैं, वो खान साहब की जो जुबान दराजी है पाकिस्तान के बारे में, में होते हैं तो जरा अंदर लेकिन चले पार्टी के अंदर क्या होगा वो तो दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन पार्टी के बाहर जो उनकी फॉलोइंग है, अब आपने जो 26 मई को उनका लॉन्ग मार्च जिसका उन्होंने ऐलान किया, और फिर आपको पता है ट्विटर पे तो पूरी एक मुहिम स्टार्ट हो जाती है। वी डिड नॉट सी दैट ट्रांसलेट इन नंबर्स। तो क्या बोलने तक ही अब उनकी फॉलोइंग रह गई है? बिकॉज ये उनके लिए भी शॉकिंग था, मतलब जलसे बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन ये मार्च उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको उन्होंने हकीकी आज़ादी और पता नहीं क्या क्या नाम दिया हुआ था, बट चंद हजार लोग ही थे। और फिर जिस अब्रप्टली उन्होंने इसको खत्म किया, वो 16 हुदैबिया था, बिल्कुल वो था। मतलब कहने का मतलब है ऑन द ग्राउंड फॉलोइंग उनकी उसी तरह मैसिव है या उस पर डेंट पड़ा है? देखें, जो आपने सही बात की कि ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स होना या इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स होना और बात है, उनका वोट में और हकीकी मदद में या सपोर्ट में या रिस्पांस में ट्रांसलेट होना और बात है। हम जब बात करते हैं कि इमरान खान के बड़े बड़े जलसे हुए, तो उनके जलसे ठीक थे, बहुत बड़े जलसे नहीं थे, लेकिन जो उनका मार्च था वो एक अबिस्मल फेलियर था, नंबर वाइज भी फेलियर था। पंजाब में तो चले कह दिया कि बर्बरियत हुई, मरकज में भी बर्बरियत हुई, ये सवाबी एक्सचेंज तक तो बर्बरियत नहीं थी। तमाम डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्व थे, चंद हजार लोग थे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को समझ आ गई है कि उनके पास वो सपोर्ट ग्राउंड पर अवेलेबल नहीं है। तो अब ज़ाहिर है ग्राउंड पर अवेलेबल नहीं है, तो वो एक वर्चुअल मेहम क्रिएट करना चाहते हैं। वो डिजिटल यूनिवर्स के अंदर ऐसे बयानात दे के हलचल मचाना चाहते हैं। उनको इससे गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पर उसका क्या असर पड़ता है, पाकिस्तान की साख पर उसका क्या असर पड़ता है, उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ता है। वो बुनियादी तौर पर उनके पास गैस नहीं है और उन्होंने बड़ा लंबा सफर करना है, तो उन्होंने पैडल पर बस पाँव रखा हुआ है कि जहाँ पे गैस खत्म होगी तो मैं खुदा हाफिज कह दूंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि इस ईंधन में पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मफाद को ना इस्तेमाल करें और उसको भट्टी में ना झोंकें।
अगर गैस हासिल करनी है तो कुछ और ज़रा उसके लिए इस्तेमाल करें। शुक्रिया, आपका वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया तलत साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं। कोरोना के बाद आपको पता है दुनिया बदल गई है, मतलब वर्ल्ड वाइड देखें तो गूगल हो गया, अमेजॉन, डिफरेंट, मतलब सालों से लोग घर बैठे हुए काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मतलब दुनिया को एक नई विंडो दिखा दी इस बीमारी ने कि इस तरह भी निज़ाम दुनिया चलाया जा सकता है, कि किस तरह चला जा सकता है, जहाँ काम भी चले, आप भी चले और सब कुछ चलता भी रहे। लेकिन चैलेंजेस भी बढ़े। हाँ। एक तो बीमारी के चैलेंजेस सर्टनली, फिर मेडिकल का बोझ है, बीमार भी हुए बहुत से लोगों, बहुत से एम्प्लॉयज़, उनका ख्याल करना है। फिर यू नो इवन व्हेन वी गॉट कोविड, जियो HR was in touch with us totally and then they got us tested, और फिर हमारे घर वालों का टेस्ट, और फिर वो सारा निज़ाम, एक पूरा मैकेनिज्म था जो हम अपने इदारे की बात कर रहे हैं, जो बड़ा बखूबी जियो टेलीविजन नेटवर्क और जंग ग्रुप ने निभाया। इसी तरह दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस की जा रही हैं और ह्यूमन रिसोर्स की जिम्मेदारियों को कोविड के बाद और कोविड के दौरान इस तरह के किसी भी बहरान में कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अशर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ पीपल्स ऑफिसर लकी मोटर कॉर्पोरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इधर आने का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक चीज़ जो कि मतलब इस पे शायद स्टडीज़ वगैरह हुई हैं, लेकिन आप इधर आया तो आप बेहतर हमें बता सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम WFH ये फिनोमिना अब तो इस तरह लिखा जाता है, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। ये कितना फ़ायदेमंद रहा फॉर कंपनीज जहां एम्प्लॉयज़ आ नहीं रहे ऑफिस में, वो बिजली वगैरह वो जो सारे ओवरहेड्स थे वो कम हो गए, लोग घरों से काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम भी कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये क्या मॉडल बेहतर साबित हुआ? कुछ इस किस्म की आपकी स्टडीज़ हैं? देखिए, बिल्कुल लकी मोटर कॉर्पोरेशन जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पे भी जैसा अब्दुल्ला ने कहा कि वो चीज़ें जो हैं जियो ने जिस तरह की, हमने भी इसी तरह से किया। और हम टोटली, आई थिंक दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय करियर ऑफ 30 years that we did everything right from performance appraisals to hiring to interviews online. तो ये ऑनलाइन का पहला तजुर्बा था और बड़ा अच्छा तजुर्बा था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, प्रोज एंड कॉन्स हैं। वर्क फ्रॉम होम में ओवरहेड्स की बचत है, एक्सपेंसेस की बचत है, द लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन सिटिंग एट होम। लेकिन ऑन दिस अदर साइड कॉन्स भी हैं उसके, कि कई जगह पर डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो मुमकिन नहीं था। वो गर्मी या वो पैशन जो आमने सामने आता है वो शायद कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं हो पाता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उससे बहुत अच्छी मैनेज हो सकती हैं और हुई। कुछ चीज़ों में ज़रूर, फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो इन पर्सन हो तो बेहतर होती हैं। हाँ, बहुत सारी जो रेगुलेटरी ट्रेनिंग, नेचर ऑफ वर्क पे भी आई गेस, नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारा वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, वी हैड टू बी हियर, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस पूरे दौर में वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल की बड़ी अहमियत को उजागर किया गया, जो कि है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ कहीं कहीं कि हम इन पर्सन इंटरेक्शन को बिल्कुल ही साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी। वो अच्छा, ये आपका तजुर्बा ऑफ हर किसी का ही फॉर दैट मैटर, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं ऑफ टोटली गोइंग ऑनलाइन। मतलब हम फिजिकल, जब बिल्कुल ही 2020 वाला जो साल था जिसमें बिल्कुल शटडाउन हो गया था सब कुछ और वाकई घरों से काम करना था, तो उस वक्त क्या आप लोगों को भी वो निज़ाम सीखना पड़ा? बिकॉज दुनिया सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ वहाँ हो भी रहा था। बहुत सी IT कंपनीज ऑलरेडी प्री कोविड भी वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देती थी। तो क्या ये निज़ाम पूरा सीखने की जरूरत पड़ी कि हाउ डज इट? मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमारा जो ट्रांजिशन था वो बड़ा स्विफ्ट था और हम ऑनलाइन शिफ्ट कर गए थे। एज मच एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि हमारे तो टाउन हॉल्स और हमारी मीटिंग्स, एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑनलाइन। तो इट वाजंट रियली वेरी ट्रबलसम। इस दौरान गाड़ियां बुक और बिक भी नहीं थी? बिल्कुल हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। लेकिन आपका अपना काम था ना, एक कस्टमर इंटरेक्शन। एक चीज ऐसी है जो वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकती, वो मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, उसके लिए हम शॉप फ्लोर पे वर्कर का होना ज़रूरी है ताकि गाड़ी को असेंबल करे और कस्टमर तक पहुंचाए और उसको मुतमईन करे। तो वो चीज़ नहीं हो सकती थी। लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कॉर्पोरेट ऑफिस से रिलेटेड जो हमारे फंक्शंस हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे चले, मुनासिब चले। लेकिन स्टिल ऐसा महसूस हुआ कि जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस खुली तो एवरीवन काइंड ऑफ और मोस्ट ऑफ द पीपल वर विलिंग टू रश बैक टू ऑफिस। सो अरे अभी भी ये जिन लोगों को ऑप्शंस है ना वर्क फ्रॉम होम के, वो चाहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन दफ्तर चले जाएं, बिकॉज़ मतलब वो ज़हनी जंग भी लग जाता है, बीमार भी हो जाते हैं, एंड ऑल्सो कभी कभार काम जब सारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिल के होता है तो वो डेफिनेटली माहौल भी एक और नहीं होता है। आपकी इस बात से मुझे अकबर इलाहाबादी साहब बड़े पुराने वक्तों के शायर हैं, उनका शेर याद आ गया कि कोर्स तो फकत लफ्ज़ सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। समझ आएगी कि अच्छा, अगर हम क्रक्स कहें कि इस चैलेंज ने जो दुनिया के लिए चैलेंज था, ह्यूमन रिसोर्स की स्टडीज या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या सिखाया?
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ये सिखाया कि हमको इस बात की ज़रूरत है कि जब जब हम डिजिटली ऑपरेट करें तो हमें बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखना पड़ा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनसे ज़्यादा इन टच रहना पड़ा, उनको हिदायत देनी पड़ी, उनको हेल्थ एंड सेफ्टी की हिदायत देनी पड़ी, उनसे नॉर्मल चिट चैट और काउंसलिंग हमने बढ़ा दी ताकि वो लेफ़्ट आउट या वो फील ना करें कि उनका जो नाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इदारे के साथ, वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो उनको इंगेज करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी, जो कि नॉर्मल कोर्स में हम जब दिन भर होते हैं साथ तो बात करते में भी बहुत इंगेज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा माइल हमें जाना पड़ा। और इस दौरान जो हमने ग्रेजुएट्स हायर किए, फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम गुड बिजनेस स्कूल्स, उनमें भी हमने ये चीज़ देखी कि उनके अंदर कुछ स्किल गैप इस हवाले से हमने नोट किया, जो इंटरेक्शन का स्किल गैप है, जो कम्युनिकेशन का है, उसमें पीपल वर्चुअल में लोग थोड़ा सा रिलेटिवली रिलैक्स हो जाते हैं, कंफर्टेबल। जब आप इन पर्सन इंटरव्यू करते हैं और वर्चुअल इंटरव्यू करते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। तो वो उस चीज़ को भी हमने महसूस किया और उन चीज़ों वो तो तैयारी से ही लोगों की हमने कितनी वीडियोस और कितना कुछ देखा कि वो लिटरली जैकेट और वो कोट की जरूरत थी। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था। लेकिन ये जरूर बताइए कि क्या ऑन द फ्लिप साइड ये भी रियलाइजेशन हुई कि सम पीपल आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कुछ ऐसा भी कुछ पता चला कि जब ये आन ही पड़ी कि वी कैन एक्चुअली एफिशिएंटली वर्क एंड नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ पीपल फॉर द सेम जॉब, या कुछ इस किस्म का? हमने ऐसा महसूस नहीं किया, हमने ऐसा महसूस नहीं किया। और हम हमारे इदारे की तरह और बहुत सारे इदारों में आई एम श्योर, बट हमने भी ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड वी डिडंट ले ऑफ इवन अ सिंगल इंडिविजुअल। सो वो बड़ा अहम था। हालांकि बहुत से इदारों ने किया लेकिन व्हाटएवर रीजंस, जी फॉर वेरियस रीजंस, प्रोडक्शन हो सकता है, उनका बिजनेस इंपैक्टेड हो, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और इसके साथ साथ आई थिंक इस आप लोगों ने जो ये मौका प्रोवाइड किया है, इसका मैं एडवांटेज लेते हुए ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो स्किल गैप पे भी कुछ बात मैं करना चाहूँगा जो हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद है, कि एम्प्लॉयर्स कहते हैं हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे, और वैसे हम ये सुनते हैं रोज़ाना टेलीविजन पे कि जॉब्स नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मुल्क में बढ़ गई है। तो देयर इज़ अ गैप, जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट करिकुलम्स कैन बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। और ये गैप कहाँ ज़्यादा है? ये गैप ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ देयर ability to work hard, in terms of their patience, in terms of their discipline। ये यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहा है। बड़ी अच्छी सर आपने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं इस टॉपिक पे। बिल्कुल। This is all the time we have। बहुत शुक्रिया आपके आने का, मोहम्मद अशर सईद, चीफ पीपल्स ऑफिसर लकी मोटर कॉर्पोरेशन। ज़रूर और बहुत सी बातें करना चाहते हैं ज़रा, लेकिन खुरम दस्तगीर साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तबाह कुन लोड शेडिंग हो रही है, सर आप लोग क्या कर रहे हैं? सो मच फॉर योर तजर्बा एंड एवरीथिंग। मतलब आम आदमी को आप ये नहीं समझा सकेंगे कि पिछले साल गर्मी में बिजली आ रही थी और इस साल गर्मी में बिजली नहीं आ रही है। आप अपनी तौजीहात पेश कर सकते हैं कि तैयारी नहीं थी, ट्रांजिशन फेज था, एटसेट्रा एटसेट्रा, और सर्टनली मतलब आपने आते ही बिजली हजम तो नहीं कर ली, खा तो नहीं ली, लेकिन आम आदमी सफ़र कर रहा है, उसको रिलीफ पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। लाहौर जैसे शहर में, पंजाब के सबसे बड़े शहर में इस वक्त 16 18 घंटे की लोड शेडिंग है, और देहातों का हाल मतलब ये काफी अनबिलीवेबल किस्म की बात हो चुकी है और ये बढ़ती ही चली जा रही है। ये मसला कोई अभी नहीं हुआ और एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया हो, ये बढ़ता चला गया है। तो लिहाजा इसका कोई सोल्यूशन ऑलरेडी निकाल लेनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे अब आप लोग आ गए हैं तो फिर ये मसले तो हैं ही, और कहते भी आप लोग ये हैं कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह आता है कि इनको किस तरह हल करना है। दैट डू इट, और बहुत जल्दी करें प्लीज। अभी हम आगे बढ़ेंगे, और कल हमने आपको बताया था 30 अंडर 30 फोर्ब्स की लिस्ट, जिसमें पाकिस्तानियों ने अपना नाम हमारा रोशन किया है, 4 पाकिस्तानियों ने जगह बनाई है। और आज हम एक ऐसे स्टार्टअप की बात करेंगे जिसके बानी जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, और स्टार्टअप का नाम है यू हियर कि कल शबाना शाह हमारे साथ थी, इन 4 तस्वीरों में भी एक हैं, वो हमारे साथ थी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे ब्रिज लिंक्स की। इसके शरीक बानी हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को एक बाजार के जरिए ट्रकों और प्राइवेट फील्डों से इन्होंने जोड़ा। ज़बरदस्त आइडिया था और इस पे हम बात करते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अब बताइएगा सबसे पहले तो ये ब्रिज लिंक्स कब आपने शुरू किया और आइडिया कैसे आया? बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया। हाँ जी बिल्कुल। सो ब्रिज लिंक्स हमने स्टार्ट किया नवंबर 2020 में। अभी हमें सिर्फ 1.5 साल हुआ है ऑपरेट करते हुए। और ये थोड़ा सा फॉर कॉन्टेक्स्ट, मैं बेसिकली ब्रिज लिंक्स से पहले भी आई वाज क्वाइट इन्वॉल्वड इन द स्टार्टअप स्पेस। मैं अपना एक और बिजनेस के ऊपर काम कर रहा था, जहाँ मैंने काफी सक्सेस देखे, काफी फेलियर्स देखे, काफी चैलेंजेस देखे, लोकली काम किया, इंटरनेशनली काम किया, लर्नड अ लॉट। And during that time, I got a chance to meet my future co-founders, Ahsan, Salman and Abbas, 3 very brilliant individuals.
और हमने एक विजन देखा, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, और वो प्रॉब्लम यही थी कि पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, ट्रकिंग इंडस्ट्री बहुत मैसिव इंडस्ट्री है, बट बड़े ही एक इनएफिशिएंट तरीके से चलती है। इसमें रिलायबिलिटी नहीं है, इसमें इन्फ्लेटेड प्राइसिंग है, इसमें आपकी एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट है। देयर इज अ टन ऑफ डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ट्रकर्स जिनके साथ बिजनेसेस को कनेक्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मूव देयर गुड्स। तो वहां पे हमें अंदाजा हुआ कि दिस इज नॉट ओनली अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू टैकल, it also solves a really important problem for the country. It can contribute really well to the economy, and it can contribute to the lives of our trucker community as well, जो कि हमारे bottom of the pyramid लोग हैं जिनकी जिंदगी बड़ी टफ होती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट हुए इस मिशन को लेके, और हमारा गोल यही था कि कैसे हम इस इंडस्ट्री को डिजिटाइज कर सकते हैं, हाउ कैन वी बिल्ड व्हाट इज कॉल्ड ए फ्रेट मार्केटप्लेस, जहाँ पे वी टेक बिजनेसेस एंड वी टेक दिस कम्युनिटी ऑफ ट्रकर्स एंड वी कनेक्ट देम यूजिंग टेक्नोलॉजी, ताकि बिजनेसेस भी सीमलेसली अपना किसी भी किस्म का सामान मूव कर सकें, और ट्रकर्स के लिए भी पेमेंट्स की टेंशन ना हो, काम लेने की टेंशन ना हो, फोन के थ्रू बैठे बैठे उनको काम आ रहा हो और वो अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एनीवेयर इन पाकिस्तान। अच्छा, इन अ नटशेल साथ ये किया किस तरह आपने? बिकॉज जब हम ये सोचते हैं कि जी ट्रकर्स भी इन्वॉल्व हैं और पूरा आप एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, तो कन्विंस भी करना है, बट वो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा उनको हैंड्स ऑन यूजेज ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट भी सिखाना है, तो ये चैलेंज बिल्कुल ऐसे ही है, एक काफी बड़ा चैलेंज है। सो एक्चुअली में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो हाउ डू वी, बिजनेस साइड पे कंपैरेटिवली इजियर था, हमारे जो बिजनेसेस हैं दे आर लुकिंग टू इनोवेट, दे आर लुकिंग फॉर बेटर वेज, चीपर वेज, बट जो हमारी ट्रकर कम्युनिटी है वहां पे वी गॉट अ लार्ज सेगमेंट जो कि यूज्ड टू नहीं है स्मार्टफोन यूज करने के, जो कि इतने टेक सेवी नहीं है, जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। सो हमारा पहला चैलेंज यही था कि हम अपनी टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं it's very easy for anyone who has no idea how to use a smartphone or anyone who is not able to read or write, वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और हमने इस पे बड़ी रिसर्च की, हम खुद ट्रक ड्राइवर्स के साथ फिरे, ट्रकों में बैठे, राइड्स पे गए पाकिस्तान में, ऑल ओवर वी वर इन लिटरली एवरी सिंगल अड्डा, जस्ट लुकिंग एट हाउ दीज पीपल वर्क, कैसे हम इनके लिए बिल्ड कर सकते हैं। और इवेंचुअली हमने देखा कि व्हाट्सएप इज समथिंग दैट दे यूज क्वाइट अ लॉट, यूट्यूब एंड टिकटॉक भी आपकी कुछ सेगमेंट है जो कि यूट्यूब और टिकटॉक भी काफी यूज करता है, एंड वी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द करंट यूज एंड वी डिजाइन द ऐप इन अ वे कि वो बिल्कुल उनको व्हाट्सएप की तरह की लगती है। तो उनको जिस तरह ऑर्डर आते हैं और जिस तरह वो उस पर बिड करते हैं और जिस तरह उनको माल की डिटेल्स और मूवमेंट की डिटेल्स आती है, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे व्हाट्सएप की चैट आ रही है, एंड दैट गिव्स देम अ वेरी, it makes it very easy for them to understand. अच्छा, पता है क्या होता है अक्सर औकात बिजनेसेस के लिए साथ और इंडिविजुअल्स के लिए भी कोई भी चीज मूव करनी होती है, आवाज आ रही है आपको, कोई भी चीज मूव करनी होती है तो पूरा ट्रक और पूरा कंटेनर एंड ऑल दैट वो सारा, तो क्या आपका ये जो स्टार्टअप है ये सहूलत भी फराहम करता है कि भाई आपका 10 कार्टन है और आपकी डेस्टिनेशन एक ही है, जहाँ किसी और ने 20 कार्टन पहुँचाने हैं, तो यू पूल इन एंड वील टेक योर गुड्स? हाँ बिल्कुल ऐसे करते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन ब्रिंग ऑप्टिमाइजेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, कि आप डिफरेंट गुड्स को कैसे पूल करके मूव कर सकते हैं ताकि यू कैन सेव कॉस्ट। हम बेसिकली एंड टू एंड एग्जीक्यूशन केटर करते हैं। सो बिजनेसेस एंड लकीली वी आर वर्किंग विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर बिगेस्ट बिजनेसेस, लार्ज कॉर्पोरेट्स इन द कंट्री। तो अब तो लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स मूव करने होते हैं। So सारा पॉइंट ही इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी का ये है, इट्स नॉट जस्ट कनेक्टिंग ए शिपर विद ए ड्राइवर, इट्स ऑल्सो कि आप टेक्नोलॉजी यूज करके ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो कि कॉस्ट बचे, आप रूट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप सामान की मूवमेंट, आप जिस तरह सामान लोड कर रहे हो अनलोड कर रहे हो उसको किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन किस तरह डिजिटाइज कर सकते हो, आप मिडलमैन किस तरह कट कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूजिंग टेक्नोलॉजी हेल्प अस रिड्यूस द कॉस्ट, make the business more efficient and make it more reliable. I think make one it key more factor cost effective as well for people who are actually availing these facilities. तो cost effective भी बीच में हो जाता है। Plans क्या है? How would you expand it? अब ये बताइए कि मतलब you made your mark here. You know, इतनी तवील डिस्कशन ना मैंने लिटरली इस प्रोग्राम में कभी किसी स्टार्टअप पे की नहीं है, क्योंकि आपका आइडिया बड़ा जबरदस्त आइडिया है। सीरियसली बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन अब बताइए कि आगे मुख्तसरन बता दें, 30 सेकंड्स हैं, क्या प्लान है, इरादा क्या है? But we're just gonna keep growing the business, keep bringing in technology to innovate and make this more cost effective, most optimized,
and eventually we are already the largest we have the largest shipper base in the entire country. हमसे बड़ा logistic provider है नहीं पाकिस्तान में, but we want to continue growing in Pakistan and beyond. Wonderful. Good luck. जबरदस्त मोहम्मद साद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड बेस्ट ऑफ लक विद ब्रिजलिंक्स। तो कह रहे हैं कि और भी काफ़ी इनके स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक with that as well. Thank you. आते जाते हम याद कराएंगे मौजूदा हुकूमत के खुदा का वास्ते बिजली भेज दें, बिजली भेज दें, बिजली भेज दें। मतलब ये नहीं कि छुपा के रखी हुई है, अजाब में मुब्तला हैं, मतलब कुछ करें, कुछ करें, do something करें, about इसके it, लिए yeah. हंगामी बुनियादों पर कुछ करें, दिन रात जागे, जो मर्जी करें, लेकिन कुछ करें। हमें वैसे हर खबर के बाद ये इस पे दोबारा बार बार इंसिस्ट करना चाहिए, लेकिन अभी क्रिकेट की बात करते हैं और आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के दौरा पाकिस्तान का 8 जून से आगाज हो रहा है। How about that? गर्मी बहुत है वैसे, बहुत गर्मी है, तो मुझे खुशी भी हो रही है और उसके बाद हम लाइक ओह गॉड नो। तो ये जो मुल्तान में हो रहा है और खिलाड़ियों की फिटनेस का सख्त तरीन इम्तिहान है। शिकंजबीन का कूलर रखें साथ में इनके लिए, या फिर शरबत वरबत। पता है क्या, मैं बता रहा हूं, मैं आपको सही गर्मी के क्यों लग रहा है कि वेस्ट इंडीज जो होगा, सुनो वेस्ट इंडीज जो होंगे ना वो आके ठीक होंगे इस मौसम के हिसाब से। वी कांट टेक इट। अभी तो लाहौर में सड़ी गर्मी है, मुल्तान में सोचे अंबियों का शरबत, जैसे कैरियों का शरबत भी कहा जाता है। ओ योर मदर मेड इट। हाँ, तो वो आप जरूर पिएं, वो गर्मी का शदीद तोड़ है। कच्ची लस्सी पिला सकते हैं, और भी बड़े तोड़ हैं कि जैसे कि बाहर ना निकले। नहीं वैसे हम क्या मेन्यू में लग गए हैं। बाबर आजम साहब जो है ना हमारे हर दिल अजीज कप्तान, वो भी बखूबी आगाह है कि चैलेंज तो है। सुने क्या कह रहे हैं। बहुत होगी डेफिनेटली, गर्मी तो है, इसके लिए नो एक्सक्यूज, और एज अ प्रोफेशनल हम इसके लिए रेडी हो रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट चल रही है और जिस तरह प्लेयर्स ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है सबको नज़र आया, और मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर विद बाबर आजम। व्हेन बाबर सेज कि हो जाएगा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट को भी बड़ा ख्याल रखना होगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्लेयर्स। तो जी बात कर रहे हैं अभी, और हमें किसने ज्वाइन किया? आकिब जावेद साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आकिब भाई, अब वेस्ट इंडीज सीरीज़ जो है जून के बिल्कुल वस्त में हो रही है, मुल्तान में हो रही है। आमतौर पर इस मौसम में वैसे क्रिकेट नहीं होती, और वो भी वनडे मैच, तो ये कितना बड़ी आजमाइश हो सकती है खिलाड़ियों के लिए? देखिए, जून में और वनडे सीरीज़ क्योंकि कुछ 7.5-8 घंटे का मैच होता है, तो आपको दोपहर में शुरू करना पड़ेगा, और 46-47 डिग्री मुल्तान में टेम्परेचर है, तो ये प्लेयर्स के साथ बड़ी ज़्यादती है। ठीक है, आपका स्केजुअल्स होते हैं, वो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते थे, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि जो प्लेयर्स हैं वो खेलें, एक कंपैरेटिव क्रिकेट हो, क्राउड भी आए, ग्राउंड भरें, लोग टीवी के ऊपर भी एक अच्छी गेम को एंजॉय कर सकें। अब वो कौन सी गेम होगी जिसमें 47 डिग्री में एक फास्ट बॉलर को आप कह रहे हैं कि 10 ओवर तुमने बॉलिंग करनी है, और रनिंग बिटवीन भी आपको वैसी चाहिए, फील्डिंग भी वैसी चाहिए। तो ये तो एक इनह्यूमन सिनेरियो है, और ये कराने से पहले भी सोचना चाहिए था, और आई डोंट नो कि इसकी क्या मजबूरी है कि इसको अभी ही होना है। और आई लाइक इट कि आपने कोई लगी लुपटी रखी नहीं है। दिस इज इनह्यूमन। हां, इट इज इनह्यूमन। बट मतलब 47-48 पे बात जा रही है और फील्स लाइक अनदर स्टोरी। वो तो 50 से भी ऊपर चली जाती है। आके ये भी बताएं, फास्ट बॉलर्स के लिए, मतलब ये सारा सिनेरियो की तो हम बात कर रहे हैं, तो फास्ट बॉलर्स के लिए तो ये सूरत हाल और भी ज़्यादा सख्त होती होंगी। तो इन हालात में जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी वगैरह हैं, उन पर इतना ज़्यादा वर्कलोड डालना क्या ठीक होगा? तो वाई डोंट दे ऑलरेडी डिसाइड, पहले ही डिसाइड कर लें कि कौन सा मैच कौन सा बॉलर खेलेगा, मतलब ये डिवीजन कर ली जाए मौसम को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, वो तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, या हारिस हैं, या हसन अली हैं, जो भी पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, या सासा हैं, और इनको आप इतनी गर्मी में चलने के लिए नहीं आप ग्राउंड में छोड़ सकते। इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। जिसने भी जैसे भी जब भी डिसाइड किया था, उनको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान में जून में आज तक क्रिकेट नहीं हुई। वो और चीज़ है कि चलें, आप अगर T20 होता है रात को खेलते चलें, फिर भी कुछ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, या सन तो नहीं डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ता। तो ये बॉलर्स के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म है, और जैसे शाहीन जैसा बॉलर है तो वो सदियों में ऐसे बॉलर पैदा होते हैं, तो इसके ऊपर आप रिस्क वैसे बनता नहीं है ह्यूमनली अगर सोचा जाए। अच्छा, अब आकिब भाई लास्टली ये बता दें कि आप ज़रा टीम की बात कर रहे हैं, जिस टीम का ऐलान किया गया है इसमें अपनी वापसी के बाद
शादाब खान जो हैं वो नायब कप्तान बहाल हो गए हैं। आम उसूल ये भी होता है कि नायब कप्तान उसी को बनाया जाता है जिसने मुस्तकबिल में कप्तानी करना हो। तो क्या आपको शादाब अगले कप्तान नज़र आते हैं, या रिजवान अगले कप्तान नज़र आते हैं, या शाहीन अगले कप्तान नज़र आते हैं? देखिए, जहाँ तक इन तीनों की बात है तो तीनों फ्रेंचाइज क्रिकेट में कप्तानी कर रहे हैं, और ये कभी भी आपको ये नहीं पता चलता कि अगला कप्तान कौन होगा, क्योंकि बाबर इज़ स्टिल वेरी यंग और अच्छा एज़ कैप्टन भी अच्छा कर रहे हैं, और एज़ बैट्समैन भी उनके ऊपर कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं आया। तो ये अभी सोचना तो बहुत जल्दी है कि हम बाबर को बना के और फिर कहें कि इसकी रिप्लेसमेंट ये होगी साल में, 2 साल में, 5-6 साल तो मुझे लगता है कि बाबर रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि 3 फॉर्मेट का एक कप्तान ज़्यादा देर चल नहीं सकता, क्योंकि तीनों तरह की क्रिकेट है, डिफरेंट क्रिकेट है, प्रेशर्स आते रहते हैं। तो आगे चल के जैसे ही बाबर 1-2 साल में खुद ये फैसला करें कि उन्होंने 3 में से किस 2 का कैप्टन रहना है, और इस तरह से फिर अगर आप किसी और को लाना चाहते हैं साल 2 साल में पता चल जाएगा कि शाहीन की किस तरह की परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस जा रही है एज लीडर, रिजवान की या शादाब की। बहुत शुक्रिया आकिब जावेद, टेस्ट क्रिकेटर, और बिल्कुल अपना ओपिनियन भी दे रहे थे, लेकिन गर्मी के हवाले से हम वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। वो भी कह रहे हैं कि टू मच, के गर्मी लगना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, एंड देन ही सेड इट्स आल्सो अनफेयर। तो ये डिसीजन मेकिंग में क्या सोच के वैसे ये वो वाला मैच है जो पहले पिंडी में होना था, और ये एग्जैक्टली वैसे पिंडी में कौन सा कोई ओले पड़ रहे थे। गर्मी तो उधर भी है, और माशाल्लाह जब ना हो तो बत्तियां बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, ताकि जिसको नहीं भी लग रही थी गर्मी उसको भी लगना स्टार्ट हो जाए। ये ज्यादती है वैसे, ये ज्यादती हो रही है। See you tomorrow, इंशाल्लाह।